चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 के सेकंड चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन और बोर्ड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले साल के कम्पिटिटिव एग्जाम भी देखें तो कई सारे क्वेश्चन इससे ही क्रिएट होते हैं। इस टॉपिक पर आपको बोर्ड में भी अच्छे नंबर गेन करने के चांस होते हैं और कंपटीशन में भी। अगर मैं इस टॉपिक की बच्चों बात करूं तो एक शब्द देखो, यहाँ पर ये फोटो वर्ड है। क्या आप लोगों को याद आ रहा है कि फोटो वर्ड किससे मिलता जुलता है? वो फोटो खींचने वाला नहीं है। यहाँ पर फोटो वर्ड का मतलब होता है फोटोन, मतलब जो लाइट तुम स्ट्राइक करते हो उसकी एनर्जी। और इलेक्ट्रिक वर्ड यहाँ पर जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये कहानी होती क्या है? आप ऐसे समझो कि क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि अगर कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, जो इसके बाहर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको ये पता है कि अगर मैं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूँ तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों भाई? क्योंकि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करके रखा हुआ है, जिसको बोलते थे न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस एक फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। मुझे अगर उस फोर्स के अपोजिट जाके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो सीधी सी चीज है, एनर्जी की हमें क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। एनर्जी की आपको क्या होगी प्यारा बेटा? रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। चलो अब हम दे दिए वो एनर्जी। तो अगर ऐसी कंडीशन में माना मेरे सामने कोई मेटल की सरफेस है और उस मेटल की सरफेस में इसके अपर लेयर पे कुछ एटम प्रेजेंट हैं। इन एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन कभी कभी एनर्जी देने से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो कंडीशन जैसे फुलफिल होगी, इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे प्यारा बेटा? अब एक बात समझो, ऐसा नहीं कि हर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। मेटल जो होना चाहिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। देखिए यही डेफिनेशन में लिखा भी है, हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी। अब एनर्जी ही अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा या बहुत एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, तब तो इतनी एनर्जी तो सनलाइट से मिल ही नहीं पाएगी ना। जो बाहर से हम लाइट की फॉर्म में एनर्जी देते हैं तो दे ही नहीं पाएंगे उतनी ज़्यादा। अब ऐसा होता तब तो आयरन की बात कर लो, आयरन की एनर्जी नॉर्मल लो आयनाइजेशन एनर्जी वाले मेटल के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आयरन की कोई रॉड डाल देते धूप में, अब धूप में आयरन की रॉड डालो और एक वायर जोड़ के सोचो कि यार हम तो आज इलेक्ट्रॉन निकाल के रहेंगे, आज पूरी करंट बना देंगे। ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी लो है, ऐसी कंडीशन में लो ही आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि माना इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल मान रहा हूं, लेट 40 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड है एक एग्जांपल के तौर पे। तो डिफिनेशन ये कहता है कि अगर हम जो लाइट इंसिडेंट कर रही है, जो लाइट स्ट्राइक कर रही है मेटल सरफेस से, जो लाइट मेटल सरफेस से स्ट्राइक कर रही है, उसकी एनर्जी एक सफिशिएंट वैल्यू रखें। सफिशिएंट वैल्यू का मतलब होता है कि वो मिनिमम एनर्जी रखें जिससे इलेक्ट्रॉन निकल पाए। तो अगर हमारे सामने कोई भी लाइट है और उसके पास मेरे प्यारे बच्चों एक मिनिमम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ऐसी कंडीशन में वो अगर लो आयनाइजेशन एनर्जी वाले मेटल से स्ट्राइक करता है तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना, इमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं आसान भाषा में इसको कंक्लूड करूं तो कहते क्या हैं कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करना चाहें तो ये एक प्रोसेस और एक फिनोमिनन है। इट इज द प्रोसेस और द फिनोमिनन। किस चीज की भाई प्रोसेस? इजेक्शन की प्रोसेस, एग्जिट आउट होने की प्रोसेस, इमिट आउट होने की प्रोसेस। किसके निकलने की प्रोसेस? इलेक्ट्रॉन की। कब निकलेगा? जब हम मेटल सरफेस से, और मेटल सरफेस भी कैसा? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। कब? जब हम एक रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक कराते हैं जिसके पास एक सफिशिएंट एनर्जी होती है। Photoelectric effect can be defined as the process or the phenomenon of the emission of the electron from the metal surface when a ray of light having sufficient amount of energy strike to the metal having the low ionization energy।
तो इस फिनोमिनन और प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मिनिमम एनर्जी चाहिए ही चाहिए, और अगर वो मिनिमम एनर्जी नहीं दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसको समझिए आगे। अब यहां पर सभी बच्चों उसी चीज को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान सुनिए। यहां पर यह कह रहा है कि जो एक एग्जांपल दे रहा था, हमने कहा कि लेट सपोज यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 40 जूल की एनर्जी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अगर मैं यहां पर 39 जूल की एनर्जी क्या करूं, एनर्जी वाला लाइट इस पे इंसिडेंट कराऊं, तब भी उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निकलना स्टार्ट नहीं करेगा। तुम देख रहे हो, हम लाइट स्ट्राइक करा रहे हैं, 39 एनर्जी की जूल की लाइट स्ट्राइक करा रहे हैं। एक एग्जांपल लिया, जरूरी नहीं कि 39, बस इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, अगर उससे कम एनर्जी की तुम लाइट स्ट्राइक कराओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन तभी निकलता है जब थ्रेशोल्ड से ज़्यादा एनर्जी हो। सर ये थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो मैंने एक मिनिमम एनर्जी की वो बाउंड्री लाइन क्रिएट कर दी है, वो मिनिमम एनर्जी कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। ये इसको पढ़ते हैं नॉट, पढ़ेंगे क्या, ई नॉट। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार डिफिनेशन ये पूछा भी जाता है, 1 नंबर की डिफिनेशन स्कूलों में आ जाता है, तो ये डिफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी है। किसकी मिनिमम एनर्जी? कंटेन्ड बाय अ रे ऑफ लाइट, जो लाइट आ रही है उसकी वो मिनिमम एनर्जी एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज जस्ट स्टार्ट। मतलब ये थोड़ी है कि तुम 40 जूल से ज़्यादा करा दोगे तब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 50 पे भी निकलेगा, 55 पे भी निकलेगा, 100 पे भी निकलेगा, लेकिन वो मिनिमम एनर्जी कितनी है जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो यहाँ पर 40 में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो 40 जूल जो मिनिमम एनर्जी जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट करेंगे, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को तुम यहाँ पर एक नाम दोगे, और उसे क्या नाम दोगे मेरा प्यारा बच्चा? थ्रेशोल्ड एनर्जी नाम दोगे। ये चीज़ दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिएगा। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होता है किसी भी रे ऑफ लाइट की, वो मिनिमम एनर्जी किसी भी रे ऑफ लाइट की जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट स्टार्ट हो जाए। चलिए, ये तो हमने एनर्जी के रिस्पेक्ट में बोला। द सेम चीज, सेम कंटेंट को मैं फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं, तो तुम देखो मेरा प्यारा बच्चा, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं पढ़ी थी उनको पता होना चाहिए, पुराने लेक्चर देख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो तुम अगर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बोलना चाहोगे तो वो भी डिफिनेशन बिल्कुल सेम वैसी ही हो जाएगी। बस चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा कि वहां पर मिनिमम एनर्जी है, यहां पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। मैंने पूरी डिफिनेशन इसीलिए नहीं लिखा है जिससे तुम याद कर पाओ और आसानी से याद कर पाओ। जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी की डिफिनेशन थी वैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन हो जाएगी। क्या डिफिनेशन हो जाएगी? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी? रे ऑफ लाइट की, जो क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है किस पे? मेटल की सरफेस पे। वो रे ऑफ लाइट जो स्ट्राइक कर रहा है मेटल सरफेस पे, उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाए या जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम देंगे। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? न्यू नॉट। फ्रीक्वेंसी का प्रेजेंटेशन न्यू से करते थे और थ्रेशोल्ड के लिए नॉट वर्ड लगा दिया। अब जब तुम लोगों से अगर माना स्कूल में पूछ ले या कहीं किसी एग्जाम में पूछ ले कि तुम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को एक्सप्लेन करो, तो याद रखिएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में मिनिमम एनर्जी कोई नहीं यूज करेगा। बहुत अच्छी चीज ध्यान रखिएगा, वहां पर शब्द क्या यूज करोगे मेरे प्यारे बच्चों? मैक्सिमम वेवलेंथ। यू हैव टू यूज वर्ड मैक्सिमम वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि एनर्जी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, वो था E=SC/λ। ये था कहां पे था? ये EMR के जो हम पार्टिकल नेचर पे जब आए थे तब बताया गया था कि हर फोटोन की एनर्जी इतनी होती है। तो अगर तुम एनर्जी को देखो तो वो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। इनवर्सली का मतलब अगर एनर्जी में तुम मिनिमम वर्ड यूज कर रहे हो तो वेवलेंथ में तुम क्या वर्ड यूज करोगे? मैक्सिमम वर्ड यूज करोगे। और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो जो यहां मिनिमम था वो भी यहां मिनिमम हो गया। तो शब्द तीनों अलग अलग हैं, 3 डिफिनेशन हैं। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, आराम से तुम डिफिनेशन बना ले जाओगे। डिफिनेशन क्या कहता है
कि कोई भी रे ऑफ लाइट आ रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं, निकलना जस्ट स्टार्ट करते हैं, निकलना तो ज़्यादा पे भी हो जाएंगे, जिस पर जस्ट निकलना स्टार्ट करते हैं, मतलब जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट स्टार्ट हो, उस समय उस रे ऑफ लाइट की जो मिनिमम एनर्जी होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी, मिनिमम उस रे ऑफ लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगा। ये तीनों वर्ड याद रखना, एनर्जी फ्रीक्वेंसी में मिनिमम और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में मैक्सिमम वर्ड यूज आएगा। चलिए जी, अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन ये कहना चाहता हूं, हम 40 जूल की अगर लाइट स्ट्राइक कराएंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। व्हाट अबाउट 45 जूल की अगर लाइट स्ट्राइक कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं? कोई भी एक लोग। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अगर हम माना 60 जूल की लाइट स्ट्राइक कराएं तो अंतर क्या है फिर? सर जो 45 में उसमें थोड़ा कम निकलेंगे, 60 जूल वाली लाइट उसमें ज्यादा निकलेंगे। ना, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान दो, पहले तो ये दिमाग में गलती जो होती है उसको हटा दो। यहां पर एनर्जी का मतलब होता है हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की एनर्जी, एक इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा, एक इंडिविजुअल फोटोन। और एक इंडिविजुअल फोटोन जो होता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ये बात भी दिमाग में रखिएगा। ये दिमाग में मत रखिएगा कि नहीं ज़्यादा एनर्जी की लाइट स्ट्राइक कराएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ एनर्जी हर फोटोन की होती है, एक फोटोन की एनर्जी 40 है तो उसी फोटोन की 60 हो जाएगी, उसी फोटोन की 100 हो जाएगी। तो तुम एनर्जी अगर बढ़ाओगे तो एनर्जी के बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं निकलेंगे, ये बात दिमाग रखना। इंडिविजुअल फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। एक इंडिविजुअल फोटोन एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एनर्जी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो फिर क्या देखें, कौन दिमाग लगा पाता है कि अब हम अगर माना 60 जूल की लाइट स्ट्राइक कराएं तो क्या अंतर आ जाएगा? 60 जूल की लाइट का पार्टिकल स्ट्राइक कराएं तो क्या अंतर आएगा? पार्टिकल ज़्यादा तो नहीं निकलेंगे। हाँ, वेरी गुड, ये अब थोड़ा थोड़ा सही आपने बताया। मतलब ये हुआ कि भाई तुम ऐसे समझो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही थी वो कितनी लग रही थी? 40 जूल। 40 जूल पे जब तुमने लाइट स्ट्राइक कराई तो इलेक्ट्रॉन निकल के बस सरफेस पे आ गया। अब उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी कुछ नहीं, बस निकल पाया है, खाली निकालने भर की एनर्जी थी। अगर 50 जूल की लाइट स्ट्राइक करा दोगे तो 50 जूल की लाइट स्ट्राइक कराने पे होगा क्या कि जब आप 50 जूल की लाइट स्ट्राइक करा दोगे मेरा प्यारा बेटा, तो 50 जूल की लाइट स्ट्राइक कराने से बस ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए थी? केवल 40। तो जो 10 जूल एक्स्ट्रा है वो एनर्जी कहीं बर्बाद तो हो नहीं जाएगी, क्योंकि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम। तो जो एक्स्ट्रा 10 जूल एनर्जी दे रहे हो वो उसको काइनेटिक एनर्जी दे देगा, ये याद रखना। मतलब 40 जूल की स्ट्राइक कराया तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आया, थोड़ी ज़्यादा स्ट्राइक कराया तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन जो निकला है उसकी स्पीड बढ़ गई, और ज़्यादा एनर्जी की स्ट्राइक कराओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ज़्यादा स्पीड से निकलेगा। मतलब जितनी भी तुम एनर्जी दे रहे हो टोटल, ध्यान देना, उसी से न्यूमेरिकल अप्रोच क्रिएट होती है। न्यूमेरिकल फॉर्मूला बना कैसे, इस चीज़ को बहुत अच्छे ध्यान रखो। ये देखो यहाँ पर दिया गया है कि जितनी भी एनर्जी तुम स्ट्राइक करा रहे हो टोटल एनर्जी, उस टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो बस इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज होती है, मिनिमम एनर्जी, दैट इज थ्रेशोल्ड, प्लस जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी तुमने दी है वो उसको क्या देता है? काइनेटिक एनर्जी देता है। तो एक बात अभी अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल देना कि ज़्यादा एनर्जी की अगर लाइट स्ट्राइक कराओगे, मैं इस कॉन्सेप्ट को अभी और क्लियर करूंगा, आगे है, ज़्यादा लाइट की अगर एनर्जी स्ट्राइक कराओगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, ये होगा कि ज़्यादा एनर्जी की लाइट स्ट्राइक कराओगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से निकलेंगे, ये चीज़ सही है। और वो टोटल एनर्जी जो स्ट्राइक कराते हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? जो टोटल एनर्जी स्ट्राइक कराओगे उसमें से कुछ एनर्जी लग जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बाकी की जो एनर्जी है वो उसको स्पीड देने में या उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाएगी। तो दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज्ड फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज। ये वो फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल पर्पज के लिए यूज होगा, ध्यान रखिएगा। हम जो टोटल एनर्जी दे रहे हैं वो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। देन वी कम टू द न्यूमेरिकल अप्रोच। हाँ बोलो बेटा, कोई डाउट?
सर जो इलेक्ट्रॉन निकल के आता है वो सिर्फ सरफेस पे ही रहता है कि ज्यादा एनर्जी होने पर ज्यादा दूर तक जाता है? ज़्यादा दूर तक जाएगा। अब उसी को तुमको वायर के थ्रू अगर पास करवाना है तो वायर के थ्रू भी पास करा सकते हो। मतलब जितना तुम स्पीड, जितना एनर्जी दोगे, तो अगर केवल थ्रेशोल्ड के बराबर एनर्जी दिया तो केवल सरफेस पे रहेगा, ज़्यादा एनर्जी दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव फॉर मतलब काफ़ी दूर तक, फर्दर तक मूव करेगा। तो ये चीज़ तो सिंपल है। यस सर। अब अभी इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, परेशान ना हो। पहले हम सब लोग यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा, खासकर बायो वाले बच्चे, हम लोग यहाँ पर एक न्यूमेरिकल अप्रोच को पढ़ने जा रहे हैं। पूरा ऑपरेशन करेंगे कि कैसे कौन सा फॉर्मूला कब यूज होता है, किस तरीके से फॉर्मूला लगाया जाता है। आज की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आईआईटी के क्वेश्चन तक भी जाएंगे। हमने यहाँ पर आईआईटी का भी ये क्वेश्चन ला के रखा है ये इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जिससे आपको ये पता चले कि जो हम पढ़ते हैं वही चीज़ यूज होती है, चाहे हम नीट के एग्ज़ाम के लिए जाएं, चाहे इवन हम आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए जाएं। इसीलिए आईआईटी का एक जो जल्दी में आया है, पिछले 5 सालों में एक क्वेश्चन जो आया है, उसको मैंने यहाँ पर पुटअप करके रखा हुआ है। हाँ, अंतर आ जाता है, वो अंतर क्या होगा, कॉम्पिटिटिव अप्रोच में क्या अंतर आ जाता है उसका भी अंदाज़ा लगेगा। लेकिन वो उसको समझने के लिए आपके सामने पूरी की पूरी इस पर बेस जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता है, जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल तुमको समझ में आ जाएंगे अगर अभी तुम अगले 5 से 10 मिनट ध्यान दोगे। सुनिए, याद रखना कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल की जो आत्मा है वो केवल एक ही फॉर्मूले में बसता है, और वो क्या है कि जो टोटल एनर्जी तुम दे रहे थे उसमें से कुछ एनर्जी कहाँ यूज हो गई, थ्रेशोल्ड में, और बाकी कहाँ यूज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। बस केवल एक ही फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को लोग अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं ज़रूरत की बेसिस पे। कैसे ज़रूरत की बेसिस पे कन्वर्ट कर लेते हैं, देखो ये है क्या, पहले ध्यान सुनो, हर एक टर्म को बहुत अच्छे से समझो। यहाँ पे जो ईटी है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जो ईटी है वो है टोटल एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी। किसकी भाई टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी या जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही थी उसकी टोटल एनर्जी। वेरी गुड सर। यहाँ पर ई नॉट क्या है, ई नॉट यहाँ पर जो है दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ई नॉट यहाँ पर जो होता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता था, किसी को याद है, क्लियर हुआ किसी को, देखिए किसको पता है, किसी, मिनिमम एनर्जी फॉर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन। हाँ, मिनिमम एनर्जी फॉर द रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन, ही इलेक्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल सही, रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। एक्चुअली प्रॉपर वर्ड बोलोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, या टू स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक नाम और होता है वर्क फंक्शन, पता चला न्यूमेरिकल में वर्क फंक्शन के नाम से दे दिया। मैं एक चीज़ और बोलूँ, कभी कभी इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से भी यूज किया गया है अलग चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही वो रिप्रेजेंट करता है। तो मैं देखिए सारे कॉन्सेप्ट एक जगह लिख दे रहा हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम ही ना आए कभी। मतलब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा होगा तब भी तुम थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर वैल्यू रखोगे, वर्क फंक्शन बोलेगा तब भी थ्रेशोल्ड एनर्जी मानोगे, मिनिमम एनर्जी बोलेगा तब भी थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलोगे। बाकी तो टर्म आपको पता है कि कैसे कैसे क्या क्या वर्ड हम यूज करते थे। तो यहाँ तक की चीज़ें लगभग आप लोगों को समझ में आ रही हैं। अब ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूँगा जैसी ज़रूरत पड़ती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज होता है, एच न्यू इक्वल टू, क्योंकि एनर्जी का तो फॉर्मूला हमने एच न्यू पढ़ाया था बेटा, देखो एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू पढ़ाया था, न्यू फ्रीक्वेंसी होता था। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगा यहाँ पे, तो उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि एनर्जी बराबर एच न्यू होता है, तो एच न्यू लिख दिया प्लस काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। देखो तुम चाहो तो फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सर यहाँ पर ये दो नए टर्म आ गए हैं, इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो यहाँ पर एक आया है एच, इस एच को हम क्या कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। याद रखिएगा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बोर्ड के लेवल में 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड याद होनी चाहिए, भूलिएगा नहीं। न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, सेम वही चीज़, क्योंकि नॉट इसमें लगा नहीं है तो थ्रेशोल्ड नहीं होगा, ये फ्रीक्वेंसी होगा किसकी, इंसिडेंट लाइट की, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी।
अब न्यूमेरिकल में लिखा होगा कि एक लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो जान जाना कि न्यू दिया हुआ है, तभी तो तुम फॉर्मूला लगा पाओगे। के जो होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ये आपको पता है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। हर एक टर्म का मतलब जब पता रहेगा तो न्यूमेरिकल अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें, इसीलिए हम इनके फॉर्मूले को प्रॉपर वे में ऑपरेट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट ध्यान दो, जरूरी तो नहीं है कि जो न्यूमेरिकल आए उसमें फ्रीक्वेंसी वर्ड ही यूज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्या पता वेवलेंथ वाला शब्द यूज हो जाए। तो इसीलिए आपने एनर्जी का एक फॉर्मूला और पढ़ा था, hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, एनर्जी इक्वल टू, अभी जस्ट पीछे भी यूज किया, देखो ये E इक्वल टू hc डिवाइडेड बाई लैम्डा और E इक्वल टू h न्यू। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम hc डिवाइडेड बाई लैम्डा लिख सकते हैं, E नॉट को क्या लिखेंगे, फिर hc डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट लिखेंगे, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आया है तो यहाँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। वेरी गुड बेटा। चलो अब ये देखो बन गया फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर। अब इसमें फिर दो नए टर्म आए हैं, इन दो नए टर्म का मतलब देखते हैं क्या है। एच प्लैंक कांस्टेंट अभी भी पता है, यहाँ पर लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, फिर वही सेम चीज, वेवलेंथ किसकी, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक। लैम्डा नॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब क्या भरोसा कि न्यूमेरिकल में वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही लिखा हो, क्या है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है लाइट की, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है लाइट का वो इतना है, तो समझ जाना कि लैम्डा नॉट दिया है। एक बात अच्छे समझो कि ये जो ई नॉट है ये भी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है, ये जो इतना टर्म है ये भी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है, और जो ये इतना टर्म है ये भी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है। मैं इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहूं, मैं इसे वर्क फंक्शन कहूं, मैं इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब कभी कभी बोलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको रोकने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए, तो वो पोटेंशियल कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल ही होगा। तो इसीलिए न्यूमेरिकल के अप्रोच में इनको तीनों को एक ही चीज मान के चलिएगा। अब क्या भरोसा कि हमको कभी कभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ओपन करने की जरूरत पड़ जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ mv²। अब ये फॉर्मूला सर कब जरूरत पड़ेगा, ये तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तब ओपन करने की जरूरत पड़ेगा, ये काइनेटिक एनर्जी किसी में भी ओपन कर सकते हो तुम, लेकिन ये जरूरत तुम्हें तब पड़ेगा जब तुम्हें कभी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े। यहाँ पर v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, v यहाँ क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। m यहाँ पर क्या है, m है me, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको पहले ही याद कराया गया था कि दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये याद करना ही था आपको। तो देखो तुम खुद ही देखो, सेम फॉर्मूला अलग अलग फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं, जैसी जरूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। देखिए नीचे लिखा है कि एच न्यू नॉट यहाँ पर क्या है, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो चाहो वो यूज कर सकते हो। एक बात मेरी हिंट और याद रखना कि सर ने ये बात सिखाई थी, क्या बात सिखाई है कि कई किताबों में इन फॉर्मूले को ऐसे मॉडिफाई करके लिखा गया है, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे करके। तो वो इस चीज को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और h कॉमन हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिखा गया कई जगह पे, hc 1/λ माइनस 1/λ नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ऐसे भी फॉर्मूला इसमें से इस वाले टर्म को इधर लाएंगे, hc कॉमन ले लेंगे, तो ऐसे भी कहीं कहीं किताबों में लिखा मिलेगा फॉर्मूला। तो कंफ्यूज थोड़ी होना है फॉर्मूले से। एक एक्स्ट्रा चीज जो हम बताने जा रहे हैं वो ये कि जब कभी भी न्यूमेरिकल में वो वर्क फंक्शन या फिर जब कभी भी न्यूमेरिकल में वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसा शब्द यूज करेगा, तो ऐसी कंडीशन में उसकी वैल्यू तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होगी। यू हैव टू नीड द वैल्यू इनटू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुम्हें जो वैल्यू चाहिए होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होगी। अब भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होगी तो कैसे हम वैल्यू को लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान दो थोड़ा, मेरी चीज ध्यान दो। एक फिजिक्स में प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि जिनकी यूनिट सेम होती है केवल उन्हीं को जोड़ या घटा सकते हो। अब पता चला, अब एक चीज यहां ध्यान दो, पता चला कि यहाँ पे एनर्जी जूल में है, इधर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो थोड़ी काम कर पाओगे यार, फिर तो यूज ही नहीं कर पाओगे फॉर्मूला, दोनों तरफ जूल में होना चाहिए। अब ये जो मैंने गोल गोल ब्रैकेट में बनाया है, गोल में व्हाइट गोले में, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वर्क फंक्शन है,
और वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता है और पता चला इधर की एनर्जी जूल में हो, तो एक कन्वर्जन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। वो कन्वर्जन फैक्टर क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करना हो तो ये कन्वर्जन फैक्टर यूज करोगे, यू हैव टू यूज दिस कन्वर्जन फैक्टर, आप इस कन्वर्जन फैक्टर को यूज करोगे। कठिन नहीं है याद करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसके इक्वल होता है मेरा बच्चा, ये इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के, चार्ज कूलम में होता है। बोलो बेटा। सर वो जो आपने HV6 को नहीं HV0 को सर्कल किया वो क्या है बेटा? H न्यू नॉट जो है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है H न्यू नॉट जो होता है इसी को वर्क फंक्शन कहते हैं, H न्यू नॉट जो होता है इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, H न्यू नॉट जो होता है इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और वर्क फंक्शन क्या है ये देखो यहाँ पर अलग से सिखाया गया है, या थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होता है जो फोटो इलेक्ट्रिक को शुरू करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये इतने टर्म बहुत अच्छे से सभी लोग देख लो न्यूमेरिकल के लिए। अगर इतनी चीज क्लियर है तो मान के चलो कि कभी भी तुमसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल फंसेगा नहीं। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो प्रॉब्लम है बेटा। अगर तुम मगिंग अप करते हो, अभी भी 10th के खुमार से नहीं निकले हो, 10th में क्या होता था कि भाई एसिड बताओ बेस बताओ क्या होता था, रोस्टिंग कैल्सिनेशन में अंतर बताओ क्या होता था, ऐसे 2-2 3-3 डिफिनेशन याद करते थे। अब वो चीजें नहीं है यहाँ पे काफी सारे बदलाव आए हुए हैं, इसलिए इस चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट किसके लिए, खासकर कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए। देखिए मैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव अप्रोच इसलिए देना चाहता हूँ कि जिससे ये पता चले कि देखिए जितना अभी तक सीखा है दैट इज इनफ फॉर द बोर्ड या स्कूल के लिए जितना तुम देख रहे हो उतने से ही हो जाएगा, काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहीं पे अगर हम कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें सिखा रहा हूं, उस चीज को ध्यान दो। पहला पॉइंट क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते हैं ड्यूरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो डिपेंड करते हैं केवल और केवल इंटेंसिटी पे, वो केवल और केवल इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, ना तो एनर्जी पे डिपेंड करते हैं ना तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार मैंने देखा है कि नीट में, कई बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन IIT मेंस में भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप में ये बहुत बार आया है। ये पॉइंट ऐसे दे देगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट जो करते हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे, एनर्जी पे, नन ऑफ दीज। तो कहोगे इंटेंसिटी पे केवल डिपेंड करेगा और किसी पे नहीं। अब इसका मतलब समझाता हूं। पहले तो एनर्जी और इंटेंसिटी में अंतर समझो। एनर्जी तो एक अलग चीज है, एनर्जी किसी की कम है या ज्यादा है दैट इज द अनदर पार्ट, वो एनर्जी अलग चीज हो गई। इंटेंसिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ फोटोन हैं। माना एक लाइट में कहूं, एक लाइट आ रही है, इसके अंदर नंबर ऑफ फोटोन जो हैं बहुत ज्यादा हैं। नंबर ऑफ फोटोन, देखिए एनर्जी इंडिविजुअल की होती है, इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी होती है, और कहीं ना कहीं हम कभी कभी उसी इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी को रे की एनर्जी मान लेते हैं, पूरी रे की। लेकिन उस रे के अंदर कितने फोटोन हैं उस बेसिस पे इंटेंसिटी डिसाइड होती है। एक लाइट ऐसे निकल रही है, एक दूसरी लाइट निकल रही है, इसमें नंबर ऑफ फोटोन जो है वो थोड़े कम है। इन दिस लाइट नंबर ऑफ फोटोन इज लेस। तो हम कहेंगे क्या, हम ये कहेंगे कि इस लाइट की इंटेंसिटी जो है वो क्या है, लो है, और ऊपर वाले की इंटेंसिटी जो है वो हाई है। इंटेंसिटी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल पे, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम है। ऐसे समझो घरों में रॉड है, ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करता है, हम कहते हैं ज़्यादा इंटेंसिटी हो गई, तो उसमें से पार्टिकल ज़्यादा निकल रहे हैं लाइट के। कम इंटेंसिटी है तो लाइट के पार्टिकल कम आ रहे हैं, और हर पार्टिकल की अपनी एनर्जी होती है, वो एक अलग चीज़ हो गया। अब मेरी चीज़ पुराने कॉन्सेप्ट पे जाओ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या दे रहा था, मैंने कहा था कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो जब एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो पूरी जो रे है उस रे के अंदर अगर 100 फोटोन है, फिर समझो उस पूरी रे के अंदर अगर 100 फोटोन है तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर मैं उसकी एनर्जी भी बढ़ा दूं तब भी फोटोन कितने हैं, 100 ही, तो 100 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है,
तो एनर्जी या फ्रिक्वेंसी के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही निकलेंगे जितने पहले निकल रहे थे, लेकिन इंटेंसिटी के बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, कोई बताना चाहेगा कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड क्यों ज़्यादा हो जाते हैं? कोई भी इंक्रीज हो जाते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब हर फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो निकलना है वो केवल और केवल इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ना तो वो लाइट की एनर्जी पे डिपेंड करता है, ना तो लाइट की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पता नहीं कितनी बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये कम्पिटिटिव अप्रोच के लिए हिस्सा नंबर 1। चलिए आगे आते हैं, पॉइंट नंबर 2। ये तो एक याद करने वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने इसको चेक किया है, आईआईटी के एक पेपर में ये आया था एक बार, तो उसको खाली याद कर लो। वो ये है कि जब लाइट हम स्ट्राइक करा देते हैं, तो लाइट के स्ट्राइक कराने पर उस इलेक्ट्रॉन को निकलने में लगभग कितना टाइम लग जाता है? तो लगभग 10⁻⁻10 सेकंड के आसपास वो टाइम लेता है, अप्रॉक्सीमेट इसके आसपास। तो जब अप्रॉक्सीमेट इसके आसपास आएगा, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो बस याद रखना है तुम्हें कि 10⁻⁻10 सेकंड के आसपास वो टाइम लेता है जब लाइट हम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन को निकलने में। तो ये तो याद करने वाला पॉइंट है, मेमोराइज करने वाला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 ध्यान दो, कंपटीशन में हमें केवल क्वेश्चन करना ही नहीं होता है, हमें कम समय में क्वेश्चन करना होता है। अब सर कम समय में क्वेश्चन कैसे करें? कम समय में क्वेश्चन करने का मतलब ये हुआ कि एक एग्जाम्पल समझो। अब पता चला कि किसी न्यूमेरिकल में तुमने फॉर्मूला लगाया HC/λ, ऐसा समझा रहा हूँ। अब तुमने H की वैल्यू रखी 6.6 × 10⁻34, ठीक। C की वैल्यू रखी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऐसे रखा। अब पता चला वेवलेंथ, अब ये वेवलेंथ पता भी नहीं किस में दिया है, क्या पता नैनोमीटर में दिया हो, क्या पता एंगस्ट्रॉम में दिया हो, ज़्यादातर इन्हीं दोनों में देता है, इससे ज़्यादा देता भी नहीं है। तो उसकी भी वैल्यू रखोगे, नैनोमीटर इनमें सब में रख के रखोगे, नैनोमीटर है तो इतना रख के फिर उसकी जो भी वैल्यू दे रखी होगी। अब बैठ के कैलकुलेशन करने का टाइम होता नहीं है, वहाँ सेकंडों का टाइम बचाना है आपको। तो जो इतनी पूरी की पूरी वैल्यू होती है, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू देखो यहाँ पर लिखी गई है, वो पहले से याद रखोगे तो सीधे रख दो, खत्म। क्यों इतना टाइम लगाना? लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं करना है। स्कूल और कंपटीशन में अंतर क्या है वो यहाँ से पता चलता है। अंतर ये है कि बोर्ड में पूरी वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा, स्कूल में पूरी वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा। कम्पिटिटिव अप्रोच में तुमको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए। जैसे HC की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, अब HC की वैल्यू पता चला कहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जरूरत पड़ रही, तुमको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है और जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में है, तो ऐसे कंडीशन में HC की वैल्यू इतनी रखोगे 12,400। कब? जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा हो और जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में चल रहा हो। अगर एनर्जी, देखिए मैं कम्पिटिटिव अप्रोच के हिसाब से ये पॉइंट लिखा हूँ, ये मैंने बहुत सारे जब क्वेश्चन देखता हूँ पिछले अलग अलग कंपटीशन में जब आते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं एक आइडिया लेके तब आपको शॉर्टकट सिखाए जाते हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करते हैं एनर्जी, तो अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो सीधे 12,400 रख दो। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे दे दे कि वेवलेंथ जो है वो है 100 एंगस्ट्रॉम, एनर्जी निकालो। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे? एनर्जी इक्वल टू HC/λ, HC और अपॉन एंगस्ट्रॉम, इतनी वैल्यू कितनी है 1240 डिवाइडेड बाई 100, सॉल्व कर दिया, सीधे आ गया कितना 12.4 आंसर आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर टिक कर दिया। ये देखो ऐसा टिक कर रहे हो तुम और एक हो रहा सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर रहे हो, तो लोग क्यों नहीं तुमसे आगे निकल जाएंगे यार? सीट तो कुछ ही है लिमिटेड, लोग तो तुम लोगों से अलग तब बनोगे जब तुम्हारी अप्रोच अलग होगी। और यार देखो सीधी सी चीज़ है, वो आपको पहले बेसिक लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं कि सर हमको ऐसी ही चीज़ें सिखाइए, ऐसा भी नहीं होता है। आप पहले बेसिक पे अपनी कमांड बनाइए, फिर उसके साथ जब तुम इस पर एक्स्ट्रा वर्क करोगे तब तुमको लोगों से अलग बनोगे और कहीं ना कहीं श्योरली तुम अपने एम और गोल को भी आराम से गेन कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट हमने सिखाए कम्पिटिटिव अप्रोच को समझने के लिए। पॉइंट नंबर 1, हाँ बोलो। लास्ट पॉइंट एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। लास्ट पॉइंट बेटा मैंने ये कहा कि HC की वैल्यू तुम्हें पूरी रखनी ना पड़े,
H की वैल्यू ये होती है, C की वैल्यू ये होती है। ये वैल्यू पूरी रखनी ना पड़े तो हमें पहले से याद करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू इतनी होती ही है कैलकुलेट करने पे। कब? जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में हो। अब ये पैरामीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। तो जब वेवलेंथ ऐसे दे रखा होगा तब के लिए Hc की कंबाइंड वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, अलग अलग ना रख के। अब कैसे रखना होगा अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक। क्योंकि समझ में चीज़ें तब ज़्यादा अच्छे से आती हैं जब हम प्रैक्टिकली उसको करते हैं। तो अभी तुरंत करा रहा हूँ, प्रैक्टिकली समझ जाओगे। सारा कॉन्सेप्ट तुमने कवर कर लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्योरीज के जितने भी पार्ट थे, डिफिनेशन थे, वो क्लियर हो गए, न्यूमेरिकल अप्रोच क्लियर किया, कंपेटिटिव अप्रोच के लिए कॉन्सेप्ट हमने दिया। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में आते हैं। पहला क्वेश्चन स्कूल और बोर्ड के लेवल में, स्कूल और बोर्ड के लेवल में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। कैसे करोगे क्वेश्चन? सॉल्यूशन पढ़ो क्वेश्चन को। किसी भी न्यूमेरिकल करने का केवल एक तरीका होता है कि पहले दिल से क्वेश्चन को पढ़ो, देखो कि दिया क्या है, फॉर्मूला लगाओ, जो नहीं पता है उसका फॉर्मूला अपने दिमाग में याद करो और फाइंड अप करने की कोशिश करो कि भाई जो नहीं दिया है वो कैसे पता करेंगे, वैल्यू को पुट करो, आंसर ले आओ, सिंपल। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग नहीं, वो स्ट्राइक है, दैट इज गलत, ये स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस। ठीक है जी, वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ दिया कितना है? 4 × 10⁻⁷ मीटर। चलो, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अब वर्क फंक्शन कोई बताएगा, वर्क फंक्शन यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे होता है वर्क फंक्शन का? ई से, ई नॉट से, लैम्डा नॉट से, वी नॉट से, कैसे? किसी को पता है वर्क फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी नॉट। हाँ, एच न्यू नॉट या ई नॉट, या तो ई नॉट या तो एच न्यू नॉट। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में तब कन्वर्ट करेंगे जब हमें जरूरत महसूस होगी, ठीक। नहीं तो हमको अगर कोई पूछ ही नहीं रहा तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर ले आएंगे। द फर्स्ट पार्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक। कौन सी बड़ी बात, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना। E = h न्यू होता है या Hc/λ। यूज कौन सा फॉर्मूला करोगे? Hc/λ यूज करोगे। क्यों ये फॉर्मूला यूज करोगे? क्योंकि वेवलेंथ दे रखी है, कौन सी? इंसिडेंट लाइट की। फॉर्मूले में पूरी वैल्यू रखा, 6.6 × 10⁻34। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ यहाँ पर कितनी है? वेवलेंथ है 4 × 10⁻⁷ मीटर। सारी वैल्यू आपने रख दिया, जैसे सारी वैल्यू रखा यहाँ पे सॉल्व किया, आंसर आपका जूल में निकल के आ गया। सर जूल में क्यों आया आंसर? क्योंकि जो एच रखा है ये देखो जूल पर सेकंड में रखा है, तो आंसर तो जूल में आना ही बनता है यार। अब पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में अगर मैं ये बात करूं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जितना मुझको याद आ रहा है। आई थिंक इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है या सॉल्व एग्जाम्पल है या मे बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो सकता है, एक बार ध्यान देख लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन, ओके। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज ½ mv²। लेकिन जब वेलोसिटी पता होती तब तो हम ये फॉर्मूला लगाते, मतलब काइनेटिक एनर्जी को बाकी फॉर्मूले के साथ यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं E, या पूरा लिख लो, Hc/λ = Hc/λ0 दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। चलो अब देखो E क्या था? ये है इंसिडेंट लाइट, या देखो फॉर्मूला यही था, E = E0 थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला यही था। अब क्वेश्चन में तुम अगर ध्यान दो तो देखो जो इंसिडेंट लाइट है इसकी जो एनर्जी है एक फोटोन की, वो एनर्जी देखो तुम निकाल चुके हो, तो ये एनर्जी यहाँ पर रख दोगे, ये एनर्जी यहाँ पे रख दोगे, तो इधर रख दोगे ये वैल्यू जो निकाल चुके थे, ये ऑलरेडी रख दोगे यहाँ पे। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? वर्क फंक्शन। देखो ये वर्क फंक्शन दिया है, वर्क फंक्शन की वैल्यू यहाँ रख दो, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो अंतर क्या है, थोड़ी गड़बड़ी या सुधार क्या करना है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा और ये जो तुम निकाले थे ये किस में रखे थे? जूल में। अब तुम्हारे सामने दोनों ऑप्शन है, या तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो या इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। सर कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्जन फैक्टर सिखाया गया है,
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चाहे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, दोनों की यूनिट सेम रखना। इसको चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करो, इसको चाहे जूल में करो। ऐसा करने पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी आएगी किस में? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दोनों को कन्वर्ट कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, अगर इसको जूल में कन्वर्ट कर लोगे तो जूल में आएगी काइनेटिक एनर्जी। या तो क्वेश्चन बोलता तुमसे कि भाई इसमें निकालो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पता रहता है ऑप्शन देख के, अगर नहीं पता है तो आप जिसमें कर दोगे दोनों आंसर सही होंगे। थर्ड वन, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया तुमने सॉल्व करके। अब काइनेटिक एनर्जी जब निकाल लिया तो फॉर्मूला लगा दिया तुमने हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे रख दिया तुमने, ऑलरेडी तुम लोग फाइंड कर चुके हो, यू हैव टू फाइंड ऑलरेडी, पता करना था आपको, कर लिया ही होगा। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कितना आएगा 9.1 इंटू 10⁻31। v² इक्वल टू निकाल लोगे, जो भी आएगा स्क्वायर रूट लोगे, जैसे स्क्वायर रूट लोगे आपकी वेलोसिटी जो होगी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। मैं एक इंडिविजुअल क्लास आपके लिए रखूंगा जिसमें मैं केवल आपको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है जल्दी से जल्दी ये सिखाऊंगा, ठीक? क्योंकि अभी मैं क्लास लेंदी नहीं करना चाहता था, मैं ऑन द टॉपिक लेके चलना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैं अभी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक? एक इंडिविजुअल क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसमें केवल कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना है वो सिखाया जाएगा। अभी मैं फॉर्मूला लगाने की अप्रोच सिखा रहा हूँ, वो समझ में आ रहा होगा आपको। फॉर्मूला पहला ये समझ में आ गया कैसे किया गया? किसी को कोई डाउट है बेटा? कहीं किसी स्टेप में पूछ सकता है एनीवन? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए अब तुम लोगों का काम है। चलिए अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, देखना चाहता हूँ कि कितनी जल्दी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ऐसे क्वेश्चन नीट में, मेडिकल में, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने देखा हूँ नीट के आए हुए हैं, तो कुछ नीट के क्वेश्चन हमने यहाँ पर पुट कर रखे हैं। चलिए देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन करते हो, ये आपके दिमाग पे है। कभी भी कम्पिटेटिव अप्रोच चलो तो कैलकुलेशन सॉल्व करने के कंपैरिजन में सीखने पे ध्यान दो। आंसर करो, देखिए कौन कर पाता है आंसर जल्दी। एक मिनट मिलता है केवल, मैं 1 मिनट काउंट कर रहा हूं, देखता हूं 1 मिनट में कौन कर पाता है क्वेश्चन। गूगल से सर्च मत करिएगा, मैं पूछूंगा कैसे किया है। बहुत टाइम लगा दिया है, ये अब तक हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। देखिए कैसे, एक बात समझो, क्या समझना था कि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम। अब समझो, जब पहले 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ वाला लाइट स्ट्राइक कर रहे थे, इतनी वेवलेंथ का लाइट स्ट्राइक कर रहे थे, तुम माना एक लाइट स्ट्राइक कर रहे थे जो 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट स्ट्राइक कर रहे थे, तब उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो थी, कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा था? 2 वोल्ट। इतनी एनर्जी, इतनी वेवलेंथ का लाइट स्ट्राइक कर रहे थे। अब जब तुम लाइट स्ट्राइक कर रहे हो वो कितनी का स्ट्राइक कर रहे हो? 3000 एंगस्ट्रॉम का। तो कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ये पूछ रहा है, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद देखो इन दोनों में एनर्जी किसकी ज़्यादा थी? पहले वाले की एनर्जी ज़्यादा थी कि दूसरे की एनर्जी ज़्यादा थी? कोई बता पाएगा? पहले की एनर्जी ज़्यादा है कि दूसरे की एनर्जी ज़्यादा है? पहले की ज़्यादा है। वेरी गुड, तुम लोग थोड़ा भी नहीं सीखे हो, शाबाश। कितना सिखा दिया हूँ तब भी नहीं सीख पा रहे हो। एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चा। मतलब अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी कम है, लो एनर्जी है, और बाद में एनर्जी क्या कर दी थी? इंक्रीज कर दी गई है। जब कंपटीशन केवल करना ही नहीं होता है कि पढ़ लो खाली कंपटीशन कर लोगे ना, बेसिक से कम्पिटिटिव के लिए जाया जाता है। इसीलिए हम लोगों ने फाउंडेशन बैच के लिए पहले पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करना सोचा कि पहले सीखो तब फाउंडेशन बैच पे आते हैं। अब इसकी एनर्जी कम है, कम एनर्जी पे 2 वोल्ट लग रहा है रोकने के लिए। जब ज़्यादा एनर्जी दे दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ज़्यादा स्पीड से निकलेगा, तो रोकने के लिए और पोटेंशियल चाहिए होगा। तो आंसर क्या जाएगा? ग्रेटर देन 2 वोल्ट। खत्म। ये तो समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है। कंपटीशन में 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगता है, और 15 सेकंड या 20 सेकंड में क्वेश्चन ये हो जाता। 20 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं था। अरे 4000 ऐसे पढ़ते, 4000 पे 2 वोल्ट चाहिए, 3000 पे कितना वोल्ट चाहिए, तो एनर्जी हमने बढ़ा दिया, ज़्यादा चाहिए, 2 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए। ऑप्शन देखो कितने हैं, एक ही ऑप्शन है, आंसर कर दिया। थर्ड क्वेश्चन,
ये मैं ही बता देता हूँ। हाँ, फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है कहीं ना कहीं नेचर पे डिपेंड करेगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, जो लाइट स्ट्राइक कर रही थी उसकी एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा, और एनर्जी के साथ साथ नेचर पे भी डिपेंड करेगा। नेचर कैथोड मटेरियल मतलब वो कहना चाहता है जिससे निकल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उस मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मजबूती से बांध के रखेगा, ज़्यादा मजबूती से बांध के रखेगा तो निकालना कठिन है, तो एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कहीं ना कहीं जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उस फोटो इलेक्ट्रॉन का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड दोनों चीज़ों पे करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे और नेचर पे भी। ये याद करने वाला एस्पेक्ट है, कभी आराम से डिस्कस करेंगे, टाइम होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी acquired by electron due to radiation of wavelength 200 नैनोमीटर। ओके, पहले एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो, E इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछ रहा है ये, देखिए कम्पिटिटिव अप्रोच में यही सब आता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब टाइम इतना लगता नहीं है, मैं 15 सेकंड में कर देता क्वेश्चन, लेकिन आपको समझा रहा हूँ इसलिए समझो क्यों टाइम लग रहा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब जब इधर वाली चीज कम हो, क्योंकि इस देखिए जो एनर्जी है ये तो फिक्स है। अगर एनर्जी कोई लाइट आ रही है जिसकी वेवलेंथ जो है 200 नैनोमीटर है तो उसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, hc डिवाइडेड बाई 200 नैनोमीटर, ये आ गया ठीक, इनटू एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहां पे जब तुमने काइनेटिक एनर्जी निकाला तो काइनेटिक एनर्जी देखो आया कितना, काइनेटिक एनर्जी बराबर आया hc डिवाइडेड बाई 2000 नैनोमीटर माइनस का ई नॉट। हमने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तब होगी जब थ्रेशोल्ड एनर्जी लगभग जीरो होगी। ये तो ऐसे समझो जब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए ही नहीं तो पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक में यूज हो जाएगी। मान के चलो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी यूज नहीं हो रही, बिल्कुल भी एनर्जी एक्स्ट्रा यूज नहीं हो रही, जो एनर्जी दोगे वो पूरी की पूरी उसको काइनेटिक एनर्जी दे देगा। तो जब थ्रेशोल्ड जीरो हो जाएगा तभी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में आना चाहिए, ये अलग से कोई पॉइंट नहीं कुछ सिखाएगा, सिखाने के लिए ही देखो फार्मूला लिखा हूं। आपने फार्मूला लिख कर एनर्जी जो थी, एनर्जी का फार्मूला होता है hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, वेवलेंथ इंसिडेंट वाली देखो दे रखी है 200, hc डिवाइडेड बाई 200, ई नॉट को उधर भेजा तो माइनस में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कब होगी, जब ये चीज़ जीरो होगी, जब ये जीरो आएगा तभी ये मैक्सिमम आएगा। तो चलो इसको जीरो कर दिया, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी मैक्सिमम आ गई, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब याद करो कंपटीशन के लिए सिखाया था मैंने कि hc की वैल्यू नैनोमीटर में कितनी होती है, किसी को पता है? नहीं बताओगी, याद ही नहीं होगा अभी। वेरी गुड, 1240 नैनोमीटर में होता था, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर ये होता था। नीचे कितना है 200 नैनोमीटर, नैनोमीटर कट गया, ये आ गया लगभग 620 के आसपास, तो 6.2 आंसर देखो कितना आ गया 6.2। ऐसे आते हैं क्वेश्चन कंपटीशन में। अब इतना टाइम थोड़ी लगाना है, मुझे क्वेश्चन करना है तो मैं सीधे बोलता अच्छा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड जीरो करना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में 1240 वैल्यू होती है डिवाइडेड बाई 200, तो 6.2 आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ गया, 15 सेकंड का क्वेश्चन था। फिर मैं एक बात याद दिला दूं, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। आज की क्लास में केवल आपका कॉन्फिडेंस जगाने के लिए ही क्वेश्चन करा रहा हूं प्रैक्टिस, कि कंपटीशन और बोर्ड दोनों की अप्रोच का कनेक्शन मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से स्पीड मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दे देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। इफ द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। वर्क फंक्शन का मतलब W नॉट कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो लाइट इंसिडेंट कर रही है, जो ये इलेक्ट्रॉन को निकालना चालू कर रहा है। इल्यूमिनेटेड का मतलब लाइट जो स्ट्राइक कर रही है, जो उसको दिया जा रहा है। तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो स्ट्राइक कर रही है वो कितनी है, इतनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज हो गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है,
तो इसमें जीरो थोड़ी कर दोगे क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑलरेडी दे रखा है। तो जो लाइट इंसिडेंट कर रही है इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन देखो दिया है डब्ल्यू नॉट या वर्क फंक्शन ये दिया है, कितना दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे एच न्यू। अब एच न्यू का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर उठा के सीधे रख दीजिए, वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा सीधे बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम और मेहनत के। आंसर सीधे आएगा, सेकंड में आ जाएगा, कोई बहुत कठिन नहीं होता है। क्वेश्चन करिएगा। 2.1 इंटू 10⁻19 जूल आया। बिल्कुल सही, शाबाश। देखिए जो जितनी जल्दी क्वेश्चन करेगा इस अप्रोच से उसको उतना ही अच्छा कॉम्पिटिटिव अप्रोच के तौर पे माना जाएगा। बिल्कुल सही, शाबाश बेटा। ये है क्वेश्चन, करिए जानिए। इसको तो मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, चलिए 2 से 3 मिनट है। कंपटीशन में जेई मेन में अभी जल्दी ही क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं कितनी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबके लिए होमवर्क है। जितनी जल्दी क्वेश्चन करोगे, कॉन्सेप्ट पूरा दे रखा हूं, उतना ही मान के चलो क्वेश्चन आसान है। जिनको नहीं आ रहा है मैं उनको हिंट दे देता हूं, देखता हूं कौन कर सकते हैं। कह रहा है कि जो पहली वेवलेंथ थी जो स्ट्राइक कर रहे थे, करिए अपने आप करिए सब लोग। जो पहले वेवलेंथ जो स्ट्राइक कर रहे थे, मतलब जो पहले हम लाइट स्ट्राइक कर रहे थे उसकी वेवलेंथ कितनी है 350 नैनोमीटर। जो बाद में वेवलेंथ स्ट्राइक कर रहे थे उसकी वेवलेंथ कितनी है 540 नैनोमीटर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन 2 केस, मतलब तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है, सॉरी रेशियो, वो लगभग 2 बाई फैक्टर 2 है। मतलब कि दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है डबल के अप्रॉक्स आ रही है। और वैसे भी वेवलेंथ जिसकी कम होगी, अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा किस में होगी, जो ज़्यादा एनर्जी जिसमें दी जा रही होगी। भाई जिसमें हम ज़्यादा एनर्जी दे रहे होंगे, क्योंकि मेटल तो सेम है दोनों में मेटल सेम है, इसका मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी तो बराबरी यूज होगी, क्योंकि जब मेटल सेम है तो जितना पहले में निकालने में कठिन था उतना ही इसमें भी कठिन होगा। हाँ, जिसमें एनर्जी ज़्यादा दोगे, जब ज़्यादा एनर्जी दोगे तो ज़्यादा बच जाएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा एनर्जी किसकी है, पहले वाले की कि बाद वाले की? कोई बताना चाहेगा कि पहले वाले केस में एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं कि बाद वाले में दे रहे हैं ज़्यादा? पहले वाले में। वेरी गुड, फर्स्ट वाले में एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि वेवलेंथ कम है। तो मतलब पहले वाले की एनर्जी ज़्यादा है और दूसरे वाले की कम है। तो पहले वाले की जो एनर्जी है वो 2 टाइम है दूसरे वाली एनर्जी के। ये भी ध्यान रखो, ये भी कॉन्सेप्ट निकल के आया। और वर्क फंक्शन पूछ रहा है, तुम जैसे मर्जी वैसे करें। मैं तो ऐसे करता, कैसे करता, फॉर्मूला पहले लगाता E इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी लगा देता फॉर्मूला। अब फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगा देता, E माइनस ई नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये लगा देता पहला वाला और पहले वाले की एनर्जी। ये पहली कंडीशन लगा देता। दूसरी कंडीशन क्या लगा देता, E2 माइनस ई नॉट प्लस दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब दोनों का रेशियो फॉर्मूला रेशियो लग कर दो। रेशियो का पहले फॉर्मूला लगा दो, SC डिवाइडेड बाई λ1 माइनस ई नॉट। पहले वाले में पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी दूसरे की 2 टाइम है। ठीक है, डिवाइडेड बाई, दोनों को डिवाइड करा दो। इधर क्या आ जाएगा, SC डिवाइडेड बाई λ2 माइनस का ई नॉट। जिसको समझ में नहीं आएगा दोबारा वीडियो देखिएगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी माइनस के E2 है, कट गया। अब जब कट गया तो यहाँ पर सॉल्व करो, आगे सॉल्व करने पे देखो क्या आया, 1.8 आ रहा है। हाँ, अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है 1.8 ही आएगा। SC डिवाइडेड बाई λ0 माइनस ई नॉट, समझाने के लिए थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ। 2 टाइम ऑफ SC डिवाइडेड बाई λ2 माइनस ई नॉट आ गया। पूरे को सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे तो देखो क्या आएगा, 2 टाइम ऑफ माइनस का ई नॉट, उधर जाके ई नॉट बचेगा केवल। देखिए कैलकुलेशन आप पर होता है कितनी जल्दी कर रहे हो। इधर क्या बचेगा, इधर आ जाएगा 2 टाइम ऑफ SC डिवाइडेड बाई λ2 माइनस SC डिवाइडेड बाई λ1। अब वैल्यू रखो, इसमें से HC जो है वो कॉमन ले लो, HC जो है वो कॉमन ले लो। तो जब कॉमन ले लोगे तो 2 डिवाइडेड बाई λ2 माइनस 1/λ1। HC जब किस में है, नैनोमीटर में। नैनोमीटर में कितना लेते थे, 1240, अभी बताया गया था। तो 1240 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई, एक आ गया पहले वाली की कितना था 350 माइनस कितना आ जाएगा 1/550। पूरा सॉल्व करो, सीधे आंसर आएगा मोस्ट पॉसिबली 1.8 ही आएगा।